हेलो स्टूडेंट्स, ये हम लोगों का सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 14 है और इस लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज से हम लोग क्या समझते हैं? तो अगर हम लोग कहते हैं कि कोई भी सब्सटेंस कंडक्टर है तो इसका मतलब हम लोग समझते हैं कि उस सब्सटेंस से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फ्लो करा सकते हैं। अगर हम बोलते हैं कि कोई सब्सटेंस इंसुलेटर है, इसका मतलब है कि उस सब्सटेंस से इलेक्ट्रिसिटी नॉर्मल कंडीशन में हम लोग पास नहीं करा सकते। और इन्हीं के बीच में एक और भी सब्सटेंस होते हैं जिनको हम लोग सेमीकंडक्टर कहते हैं, जिनका अगर हम लोग कंडक्टिविटी देखें तो जो कंडक्टर होगा उससे कम होगा, लेकिन जो इंसुलेटर होगा उससे ज़्यादा होगा। तो अभी हम लोगों को एक दो वर्ड जो है वो हम लोगों को बार बार आएगा, जैसे कंडक्टिविटी या फिर रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस क्या होता है और कंडक्टिविटी क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग इसी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में सबसे पहला जो हम लोगों को टॉपिक आता है वो आता है रेसिस्टेंस। तो जैसे कि यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर एक कंडक्टर को दिखाया गया है जिसका लेंथ L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो A है। तो इस कंडक्टर के लिए हम लोग रेसिस्टेंस R को डिफाइन कर सकते हैं, R इज इक्वल टू रो इंटू L बाई A, जहां रो जो है वो एक कांस्टेंट होता है जो उस मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है, उसको हम लोग कहते हैं रेसिस्टिविटी ऑफ दैट मटेरियल। तो हम लोग कह सकते हैं द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज गिवन बाई R इज इक्वल टू रो इंटू L बाई A, जहां पर L जो है वो लेंथ ऑफ कंडक्टर है, जो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, ये जो लेंथ है यहाँ पर L है। A जो है वो क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर है, और साथ ही साथ अगर हम लोग रो के बारे में बात करें तो रो जो है वो रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल है। तो जिस सब्सटेंस का रेसिस्टिविटी जितना ज्यादा होगा हम लोग कहेंगे कि उस सब्सटेंस से इलेक्ट्रिसिटी पास कराना उतना ही मुश्किल होगा। तो रेसिस्टिविटी का ही जो रेसिप्रोकल होता है उसको हम लोग कहते हैं कंडक्टिविटी। यानी अगर हम लोग कंडक्टिविटी, जिसको हम लोग कप्पा से भी डिनोट करते हैं, इज द रेसिप्रोकल ऑफ द रेसिस्टिविटी। तो जिस सब्सटेंस का रेसिस्टिविटी ज्यादा होगा उसका जो कंडक्टिविटी होगा वो कम होगा, और उसी तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जिस सब्सटेंस का रेसिस्टिविटी कम होगा तो उसका कंडक्टिविटी जो है वो ज्यादा होगा। तो कंडक्टिविटी K को हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, K इज इक्वल टू 1 बाई रो। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो रेसिस्टेंस होता है उसका जो हम लोग SI यूनिट ओम लेते हैं। तो अगर इसका SI यूनिट अगर हम लोग ओम ले रहे हैं, तो अगर हम लोग रेसिस्टिविटी का अगर SI यूनिट देखें तो एरिया इधर आ जाएगा, तो ये रो है ना ओम इंटू मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और L नीचे आ जाएगा, तो है ना मीटर एक नीचे आ गया। तो जब हम लोग कैंसिल करेंगे तो जो यूनिट आ जाएगा वो ओम मीटर होगा। ओम मीटर जो है वो यूनिट किसका हो जाएगा, तो ओम मीटर यूनिट हो जाएगा रेसिस्टिविटी का। और चूंकि कंडक्टिविटी जो है वो रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है, तो इसीलिए अगर हम लोग SI यूनिट अगर कंडक्टिविटी का देखें तो SI यूनिट जो कंडक्टिविटी का होगा वो पर ओम और पर मीटर हो जाएगा हम लोगों का। ठीक है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि SI यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी जो है वो ओम इनवर्स या पर ओम या पर मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग किसी भी सॉलिड के लिए है ना दो टर्म डिफाइन किए, एक रेसिस्टेंस है ना जहां से हम लोगों को रेसिस्टिविटी मिला, और रेसिस्टिविटी के ही रेसिप्रोकल को हम लोग ने क्या कहा, कंडक्टिविटी। तो जिस सब्सटेंस का कंडक्टिविटी जितना ज्यादा होगा हम लोग समझेंगे कि उससे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कराना उतना ही आसान होगा। तो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज के आधार पे हम लोग सॉलिड को है ना तीन भाग में बांटते हैं। एक हमारा कंडक्टर होता है जिसका कंडक्टिविटी का वैल्यूज बहुत ही ज्यादा होता है और उससे आप इलेक्ट्रिसिटी काफी आसानी से पास करा सकते हैं। जबकि दूसरा जो होता है वो हमारा इंसुलेटर होता है जिसका कंडक्टिविटी का वैल्यू बहुत ही कम होता है, तो आप उससे नॉर्मल कंडीशन पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करा सकते हैं। और इन दोनों के बीच में एक हमारा मटेरियल होता है जिसको हम लोग कहते हैं सेमीकंडक्टर, जिसका कंडक्टिविटी जो है वो कंडक्टर से कम होगा लेकिन इंसुलेटर से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं। ठीक है, सॉलिड्स आर क्लासिफाइड एज कंडक्टर, semiconductor and insulator on the basis of the magnitude of electrical conductivity। जैसा कि हम लोग यहाँ पर फर्स्ट देख रहे हैं, जो कंडक्टर होते हैं
उनके जो कंडक्टिविटी का जो रेंज होता है वो 10 टू दी पावर 4 से 10 टू दी पावर है ना 7 पर ओम पर मीटर होता है। यानी इनका कंडक्टिविटी का जो वैल्यूज है वो काफी ज्यादा होता है। यानी कंडक्टर के बारे में हम लोग कह सकते हैं कि दीज आर द सॉलिड्स विथ वेरी हाई कंडक्टिविटीज रेंजिंग बिटवीन कितना 10 टू दी पावर 4 टू 10 टू दी पावर 7 पर ओम पर मीटर। यानी कंडक्टर का जो कंडक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा होता है। इसका मतलब हुआ कि हम लोग उनसे आसानी से करंट फ्लो करा सकते हैं। दूसरा जो है वो हम लोगों का होगा इंसुलेटर। तो इंसुलेटर के बारे में हम लोग क्या कह सकते हैं कि इनका जो कंडक्टिविटी का जो रेंज होगा वो काफी कम होगा। जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं 10 टू दी पावर -22 10 टू दी पावर -10, ये काफी लो वैल्यू है। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं इंसुलेटर के लिए these are the solids with very low conductivities ranging between 10 to the power -20 to 10 to the power -10 पर ओम पर मीटर। ठीक है, तो हम लोग दो अभी सॉलिड्स के बारे में देखें। एक हम लोगों का कंडक्टर हो गया जिसका कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होगा, दूसरा इंसुलेटर होगा जिसका कंडक्टिविटी बहुत कम होगा। तो एक थर्ड टाइप ऑफ मटेरियल हम लोग देखते हैं जिसका कंडक्टिविटी का जो रेंज होगा वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होगा, जिसको हम लोग कहेंगे सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो दीज आर द सॉलिड्स विथ कंडक्टिविटीज इन द इंटरमीडिएट रेंज। कितना से हमारा स्टार्ट होगा 10 टू दी पावर -6 से अगर हम लोग देखें तो 10 टू दी पावर 4। अगर इस रेंज में अगर किसी भी सॉलिड का कंडक्टिविटी लाई करता है तो हम लोग कहेंगे कि वो जो सॉलिड है वो किस कैटेगरी में आ रहा है, सेमी कंडक्टर में आ रहा है। ठीक है, तो अभी तक हम लोग ने देखा कि इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज के आधार पर हम लोग किसी भी सॉलिड को तीन है ना तरीके से हम लोग उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। एक हमारा कंडक्टर हो जाएगा, दूसरा हमारा इंसुलेटर हो जाएगा और तीसरा हमारा सेमीकंडक्टर हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि मेटल्स या फिर है ना जो हमारे सेमीकंडक्टर्स हैं या फिर जो इंसुलेटर्स हैं, तो इनमें इलेक्ट्रिसिटी किस ढंग से फ्लो होता है। ठीक है, तो अब हम लोग यहां पर देख रहे हैं कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मेटल्स। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो मेटल्स होते हैं उनमें जो पॉजिटिव आयंस होते हैं वो अपने पोजीशन पर फिक्स्ड होते हैं और उनके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव करते रहते हैं। तो जैसे कि अगर हम लोगों के पास एक मेटल ले हम लोग सोडियम, तो हम लोग जानते हैं कि सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 11 होता है। ठीक है, और फर्स्ट में अगर हम लोग देखें ऑर्बिट में तो 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड ऑर्बिट में 8 है और थर्ड ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, और यही वो इलेक्ट्रॉन है जो 3s ऑर्बिटल में है। ठीक है, तो अगर मेरे पास सोडियम का एक एटम होगा तो उसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो किस ऑर्बिटल में होगा, तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो 3s ऑर्बिटल में होगा। तो इसको हम लोग एटॉमिक ऑर्बिटल कहते हैं। ठीक है, पर अगर हमारे पास सपोज कीजिए सोडियम के एक एटम नहीं है, अगर मेरे पास सोडियम के सपोज कीजिए 100 एटम्स हैं, तो जो हमारे पास सोडियम के जो 100 एटम्स हैं उन सब एटम में है ना एक एक इलेक्ट्रॉन हमारा आउटर मोस्ट शेल में है, किस ऑर्बिटल में, 3s। तो सभी सोडियम एटम का जो 3s ऑर्बिटल का जो एनर्जी होना चाहिए था वो एनर्जी हमारा सेम होना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं हर एक ऑर्बिटल का एक एनर्जी होता है। तो अगर सोडियम के हमारे पास 100 एटम्स हैं और हर एटम में अगर एक इलेक्ट्रॉन 3s ऑर्बिटल में है, तो हम लोगों के पास जो 100 इलेक्ट्रॉन्स हुए 3s ऑर्बिटल में, उनमें सबका एनर्जी क्या होना चाहिए था, सेम होना चाहिए था। पर हम लोग जानते हैं कि जब एटम्स एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो उनके इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्सन होगा, उनके न्यूक्लियस के बीच में रिपल्सन होगा, लेकिन उनके इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। यानी जब हमारे पास है ना बहुत सारे एटम्स एक साथ आ जाते हैं तो सभी का अगर हम लोग एनर्जी लेवल देखें, जैसे 3s का ही अगर एनर्जी लेवल देखें तो हर एटम का अब एनर्जी लेवल एक समान नहीं होगा। यानी जो हमारे पास 100 एटम्स हैं और जो उनमें 100 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो 3s ऑर्बिटल में है, अब इन सब का एनर्जी एक समान नहीं होगा। तो यानी अगर हम लोग देखें तो कुछ का एनर्जी हम लोगों का है ना अगर यहां होगा तो कुछ का एनर्जी उनसे थोड़ा ज्यादा होगा और कुछ का एनर्जी और भी ज्यादा हो जाएगा। यानी जो पहले 100 एटम्स का जो एनर्जी एक जैसा होना चाहिए था, यानी एक ही लेवल पे होना चाहिए था, अब वो 100 एटम्स के जो एनर्जी हैं
या 3s ऑर्बिटल का जो एनर्जी है वो अब एक लेवल पे नहीं होगा, मतलब अब उन सब में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा, तो हम लोग कहेंगे कि ये अब एक बैंड बना लिया। यानी जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स में बहुत सारे आयंस होंगे, ठीक है, और उनके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहेंगे, तो जो वो आयंस होंगे उनका जो एनर्जी लेवल होगा उनके ऑर्बिटल्स का वो एक समान नहीं होगा, उनमें कुछ कुछ डिफरेंस आ जाएगा। तो अगर हम लोग सोडियम में देखें तो 1s भी होता है, तो अगर सोडियम का अगर हम लोग यहां पर 1s देखें तो 1s में भी थोड़ा बैंड बनेगा, 2s में भी बैंड बनेगा, उसी तरह 2p में भी बैंड बनेगा और 3s में भी बैंड बनेगा। इसीलिए मेटल्स में इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट करता है, इसके लिए जो हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं उसको बैंड थ्योरी कहा जाता है। तो जो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मेटल्स, उसको किस बेसिस पे हम लोग यहां पर पढ़ रहे हैं, बैंड थ्योरी। और बैंड थ्योरी क्या है, तो हम लोगों को समझना है कि जब एटम्स अलग अलग होते हैं तो उनके ऑर्बिटल्स का एनर्जी एक समान होता है, लेकिन जब एटम्स एक साथ आते हैं तो उनके एक ही एनर्जी लेवल, चाहे 1s हो चाहे 2s हो, अब उनका एनर्जी एक समान नहीं होगा। यानी अब उनमें थोड़ा गैप आना शुरू होगा, यानी थोड़ा सा जो वैल्यूज होगा वो चेंज होना शुरू होगा। यानी अब उनका सभी का एक समान जो है वो एनर्जी वैल्यू नहीं होगा। तो अब वो लोग एक लेवल पर ना होकर एक, है ना, बैंड बनाएंगे। बैंड बनाने का मतलब हो गया कि अब हर इलेक्ट्रॉन का एनर्जी यहां पर थोड़ा थोड़ा उसमें डिफरेंस आ गया। इसलिए हम लोग यहां पर कह रहे हैं कि इट हैज बीन एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ क्या है, बैंड थ्योरी। तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग यहां पर लिख सकते हैं, ठीक है, तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं बैंड थ्योरी में कि हम लोगों के पास जो है वो है यहां पर बैंड थ्योरी में हम लोग यहां पर लिख सकते हैं द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल एटम्स फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स which are so close in energy to each other as to form a band। तो जैसा कि हम लोग यहां पर देख रहे हैं, कह रहा है कि द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल एटम्स, यानी जब मेटल के एटम सब एक साथ रहेंगे तो उनके 1s का जो ऑर्बिटल होगा या 2s का जो ऑर्बिटल होगा, तो सभी 1s ऑर्बिटल जो मिलकर वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना लेंगे और उसी को हम लोग एक बैंड बोल रहे हैं, ठीक है। The atomic orbital of metal atoms form molecular orbitals which are so close in energy to each other as to form a band। तो सभी ऑर्बिटल्स यानी सभी एटम्स के 1s ऑर्बिटल मिलकर एक बैंड बना लेंगे, उसी तरह 2s ऑर्बिटल मिलकर एक बैंड बना लेंगे, उसी तरह 2p ऑर्बिटल मिलकर बैंड बना लेंगे, ठीक है। If this band is partially filled or it overlaps with a higher energy unoccupied conduction band, तो इसमें हम लोगों को दो नाम आएगा, एक वैलेंस बैंड और एक कंडक्शन बैंड। तो एक्चुअल में जो ऑर्बिटल्स पूरा भरा हुआ है उसमें से जो सबसे ऊपर है, जैसे मान लिया जाए सोडियम में अगर हम लोग देखें तो हम लोगों के पास 1s है सोडियम में, और 1s के बाद क्या है, 2s है और फिर 2p है। तो 1s है, 1s में भी दो भरा हुआ इलेक्ट्रॉन, 2s है, 2s में भी दो भरा हुआ है, और 2p है तो 2p में भी, है ना, 6 है और ये भरा हुआ है। तो जो भी कंप्लीटली फिल्ड जो ऑर्बिटल्स हुआ उसमें जो सबसे ऊपर है उसको हम लोग कहते हैं वैलेंस बैंड, और जो खाली है या आधा भरा हुआ है ना, जैसे 3s1 सोडियम के केस में, तो इसको हम लोग कहते हैं कंडक्शन बैंड। सोडियम में 3p भी खाली है, यानी भरा हुआ में जो सबसे ऊपर है वो वैलेंस बैंड कहलाएगा, और खाली ऑर्बिटल्स में जो सबसे नीचे है उसको हम लोग नॉर्मली कंडक्शन बैंड कहते हैं। तो यहां पर क्या कहा जा रहा है कि इफ दिस बैंड, जैसे कि हम लोग यहां पर अगर इस पिक्चर में देखें तो ये सोडियम का, है ना, सपोज कीजिए ये 3s ऑर्बिटल को दिखाया जा रहा है, और हम लोग जानते हैं कि 3s में तो एक इलेक्ट्रॉन होते हैं जबकि वो लोग रख सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। तो अगर हमारे पास 100 एटम्स होंगे तो 3s में टोटल इलेक्ट्रॉन्स 200 होना चाहिए था, पर हमारे पास तो है सिर्फ 100 इलेक्ट्रॉन्स, और इसीलिए ये 3s ऑर्बिटल को आधा फिल किया गया है और आधा यहां पर क्या है, खाली है, क्योंकि हमारे 3s में एक ही इलेक्ट्रॉन है जबकि रह सकता है कितना, 2। तो अगर हमारे पास 100 एटम्स होंगे सोडियम में तो मेरे पास 200 एनर्जी लेवल्स होंगे, पर उसमें फिल कितना हुआ है, सिर्फ 100। इसीलिए ये जो है ये हम लोगों का आधा भरा हुआ है और आधा खाली है। तो ये हम लोगों का एक तरह से कंडक्शन बैंड है क्योंकि ये अभी भी खाली है। जबकि अगर हम लोग जिंक को देखते हैं, जिंक, तो जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है। तो जिंक में अगर आप
आउटर मोस्ट में आए तो यहां पे हो जाता है 4s2 और 3d10, यानी जिंक में कोई भी, है ना, खाली ऑर्बिटल नहीं है। तो जिंक के लिए ये दिखाया जा रहा है कि यहां पर जो भी ऑर्बिटल्स हैं ये भरा हुआ है, तो ये हमारा वैलेंस बैंड हो गया। और जिंक के लिए जैसे 4s के बाद क्या हो गया 4p, तो 4p हमारा खाली है ना, तो ये 4s और भरा हुआ है पूरा और 4p खाली, और ये दोनों एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं। यानी मेटल्स दो प्रकार के हो जाते हैं, एक सोडियम टाइप जिसमें कंडक्शन बैंड आधा भरा हुआ है और आधा खाली है, और या फिर जिंक टाइप के होते हैं जिसमें वैलेंस बैंड पूरा भरा हुआ है लेकिन वो कंडक्शन बैंड्स के साथ ओवरलैप कर रहा है। तो मेटल्स दो तरीके से हो गए, एक सोडियम टाइप और एक जिंक टाइप। इसलिए देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि इफ दिस बैंड इज पार्शियली फिल्ड और इट ओवरलैप्स विथ अ हायर एनर्जी अनऑक्यूपाइड कंडक्शन बैंड, जैसे कि यहां पर जिंक में, देन इलेक्ट्रॉन्स कैन फ्लो इजिली अंडर एन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसे ही ऐसे सब्सटेंस को आप बैटरी से जोड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन्स के लिए हायर एनर्जी लेवल, है ना, यहां पर अवेलेबल है और वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर बैटरी से इधर मूव करने लगेगा, यानी हम लोगों को करंट फ्लो होने लगेगा। ठीक है, एंड द मेटल शोज क्या होगा, कंडक्टिविटी। तो यहां पर जैसे कि इस फिगर में हम लोग देख रहे हैं कि मेटल्स दो प्रकार के होते हैं, एक सोडियम टाइप और एक जिंक टाइप। सोडियम टाइप में अभी कंडक्शन बैंड में जो है वो हमारा, है ना, एनर्जी स्टेट खाली है, जबकि जिंक में हमारा पूरा भर गया है, तो ये हमारा वैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड के साथ ओवरलैप कर रहा है। तो जैसे ही हम लोग बैटरी से कनेक्ट करेंगे, है ना, इलेक्ट्रॉन्स आसानी से यहां से, है ना, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाना लगेगा और हम लोगों को करंट मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आप यहां इंसुलेटर को देखिए तो हम लोग क्या देख रहे हैं, तो इंसुलेटर में जो वैलेंस बैंड होता है, जो पूरा भरा हुआ जो ऑर्बिटल है ना, और जो खाली ऑर्बिटल है यानी जो कंडक्शन बैंड है, इन दोनों के बीच में एनर्जी गैप बहुत ही ज्यादा है, जिसको हम लोग फॉरबिडन जोन कहते हैं। यानी अगर आप एक नॉर्मल बैटरी से ऐसे मटेरियल को कंडक्ट करेंगे तो वो नॉर्मल जो बैटरी होगा वो उसको इतना एनर्जी नहीं दे पाएगा कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस बैंड से कहां जंप करके चला जाए, कंडक्शन बैंड में। और इसीलिए इंसुलेटर जो है वो नॉर्मल कंडीशन में इलेक्ट्रिसिटी अपने थ्रू पास होने नहीं देता है। लेकिन अगर हम लोग यहां पर सेमीकंडक्टर को देखें तो सेमीकंडक्टर में अगर हम लोग देखेंगे तो यहां वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एनर्जी डिफरेंस बहुत ही कम है। तो अगर आप यहां पर जैसे ही बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां पर जा सकता है, इसका मतलब है कि यहां इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकता है। इवन कि अगर आप सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर अगर आप बढ़ाते हैं तो सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी बढ़ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी लेकर वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाता है। लेकिन अगर हम लोग मेटल्स में टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो यहां जो है इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, या इलेक्ट्रॉन्स और जो लैटिस है उनके बीच में कोलिजन जो है वो बढ़ जाएगा, और जिसके कारण हमारा जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो कम हो जाता है। लेकिन सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाता है, क्योंकि, है ना, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आसानी से फ्लो होना शुरू कर देते हैं। तो जैसा कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि मेटल्स में क्या होते हैं कि जो एटम्स होते हैं उनके जो ऑर्बिटल्स होते हैं, जो 1s होते हैं, वो सब आपस में मिलते हैं और वो एक बैंड बना लेते हैं। फिर 2s सब आपस में मिलते हैं और एक बैंड बना लेते हैं। उसी तरह 2p जो आपस में मिलेंगे वो एक बैंड बनाएंगे। और जब इसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल होगा तो जो बैंड सबसे ऊपर होगा और पूरा भरा हुआ होगा उसको हम लोग वैलेंस बैंड बोलेंगे, और जो बैंड खाली होगा उस खाली बैंड में से जो बैंड सबसे नीचे होगा उसको हम लोग कंडक्शन बैंड कहेंगे। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में गैप बहुत ज्यादा होगा, किस मटेरियल में, इंसुलेटर में, जबकि सेमीकंडक्टर में वैलेंस बैंड में और कंडक्शन बैंड के बीच में गैप बहुत ही कम होगा। लेकिन अगर हम लोग मेटल्स के बारे में बात करें तो या तो उनका कंडक्शन बैंड हाफ फिल्ड होगा, है ना, और या तो फिर उनका अगर वैलेंस बैंड पूरा भरा हुआ है तो कंडक्शन बैंड उसके साथ ओवरलैप करता हुआ रहेगा, जिससे हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में हम लोग उसको, है ना, भेज सकते हैं। तो अगर हम लोग यहां पर देखें, है ना, इंसुलेटर के लिए, तो यहां पर लिखा हुआ है कि इफ द गैप बिटवीन फिल्ड वैलेंस बैंड एंड द नेक्स्ट हायर अनऑक्यूपाइड बैंड, जिसको क्या कहा जाता है, कंडक्शन बैंड, इज लार्ज, तो अगर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में गैप अगर ज्यादा हो गया तो इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट जंप टू इट, तो इलेक्ट्रॉन्स
वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा नहीं पाएगा। एंड सच अ सब्सटेंस हैज वेरी स्मॉल कंडक्टिविटी एंड इट बिहेव्स एज एन इंसुलेटर। तो ऐसे ही सब्सटेंस को हम लोग इंसुलेटर कहेंगे। और सेमीकंडक्टर के बारे में हम लोग ने क्या पढ़ा कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में गैप क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इवन कि अगर हम लोग टेम्परेचर भी बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाना शुरू कर देगा और हमको कंडक्टिविटी इंक्रीज करना शुरू हो जाएगा। तो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अगर हम लोग सेमीकंडक्टर्स में देखें तो इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स द गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज स्मॉल, गैप कम है, ठीक है। Therefore, some electrons may jump to conduction band and show some conductivity। और इसीलिए सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी कंडक्टर से कम लेकिन इंसुलेटर से ज्यादा हो जाएगा। फिर अगर हम लोग देखें तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स इंक्रीजेस विथ राइज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बढ़ाने से सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी बढ़ता है, सिंस मोर इलेक्ट्रॉन्स कैन जंप टू द कंडक्शन बैंड, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कर सकते हैं। सब्सटेंसेस लाइक सिलिकॉन एंड जर्मेनियम शो दिस टाइप ऑफ बिहेवियर। और इसीलिए हम लोग सिलिकॉन और जर्मेनियम को क्या कहते हैं, सेमीकंडक्टर्स। लेकिन चूंकि ये प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं, मतलब इसमें कोई इंप्योरिटी नहीं मिला रहता है, तो इसीलिए हम लोग इनको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब हुआ प्योर सेमीकंडक्टर, उसमें कोई भी मटेरियल मिलाया गया नहीं है। लेकिन अगर आप उसमें कोई दूसरा मटेरियल मिला देंगे तो उसको हम लोग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कहते हैं, ठीक है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स का मतलब होता है प्योर सेमीकंडक्टर, और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब होता है ऐसा सेमीकंडक्टर जिसमें कुछ फॉरेन मटेरियल्स यानी कुछ बाहर के मटेरियल्स को वहां पर हम लोग ने उसको मिक्स कर दिया। तो इस आधार पर हम लोग, है ना, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को बोलते हैं कि ये दो टाइप का होता है, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर और एक पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो जैसा कि हम लोग यहां पर देख सकते हैं कि द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस बाय एडिंग एन अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ सुटेबल इंप्योरिटी। तो नॉर्मली सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी मेटल्स की तुलना में तो बहुत कम है, तो हम लोग चाहते हैं कि उसका कंडक्टिविटी को बढ़ाया जाए। तो जब हम लोग कंडक्टिविटी को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ, है ना, बाहर से मटेरियल को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं सेमीकंडक्टर में। तो ऐसे ही प्रोसेस को हम लोग डोपिंग कहते हैं। यानी डोपिंग वो प्रोसेस हुआ जिसमें आप किसी सेमीकंडक्टर को, है ना, किसी दूसरे इंप्योरिटी के साथ ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप ऐसे इंप्योरिटी से ऐड कर रहे हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा है तो उसको हम लोग एन टाइप सेमीकंडक्टर कहेंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो गई तो उसको हम लोग पी टाइप यानी पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर कहेंगे। तो इसलिए हम लोग यहां पर कह रहे हैं कि द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स इंक्रीजेस बाय एडिंग एन अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ सुटेबल इंप्योरिटी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डोपिंग, ठीक है। डोपिंग कैन बी डन विथ एन इंप्योरिटी विच इज, या तो वो इलेक्ट्रॉन रिच भी हो सकता है, उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा भी हो सकता है। किससे ज्यादा, तो जैसे मान लीजिए सिलिकॉन, तो हम लोग जानते हैं कि सिलिकॉन कार्बन की फैमिली से है। तो कार्बन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। तो सिलिकॉन में भी कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4। तो अगर आप सिलिकॉन में फास्फोरस ऐड करते हैं तो फास्फोरस के पास तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो जाएगा। तो अगर आप सिलिकॉन में फास्फोरस को ऐड करेंगे तो हम लोग कहेंगे कि ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है। यानी हम ऐसे मटेरियल से डोपिंग कर रहे हैं जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन से ज्यादा है, ठीक है। और अगर हम लोग सिलिकॉन में एल्यूमिनियम अगर डालते हैं तो एल्यूमिनियम के पास तो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। इसका मतलब हुआ कि अगर आप सिलिकॉन में ऐसे मटेरियल से डोपिंग कर रहे हैं जिसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन से कम होगा तो उसको हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर कहेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं समझना है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर का मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा और प्रोटॉन कम है, नहीं। एन टाइप सेमीकंडक्टर भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं और पी टाइप सेमीकंडक्टर भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। अब ये कैसे होते हैं ये अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग ने अभी देखा कि डोपिंग कैन बी डन विथ एन इंप्योरिटी विच इज इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एज कंपेयर टू द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो हमारे पास 2 टाइप्स के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक हो गया हम लोगों का एन टाइप सेमीकंडक्टर, है ना, यानी इसमें ऐसे मटेरियल से हम लोग ने डोपिंग किया है जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से ज्यादा है। और पी टाइप सेमीकंडक्टर मतलब ऐसे मटेरियल से डोपिंग किया है जिसमें हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से कम है। तो अब अगर हम लोग पहला अगर देखें एन टाइप सेमीकंडक्टर, और इसमें मैंने जितना भी स्लाइड्स में लिखा है उसको आपको लिखना होगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है।
तो मैंने कम से कम ही लिखा है ना। आपको भले हो सकता है वो ज्यादा हो, लेकिन ये मैंने कम से कम ही लिखा है और इसमें आपको इतना कम से कम लिखना होगा, क्योंकि ये बोर्ड में भी आता है। तो आप अगर बोर्ड में अगर सपोज कीजिए 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आपको इतना सेंटेंस लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर, जैसा कि अभी मैंने डिस्कस किया कि एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 14 कौन से एलिमेंट्स होते हैं, कार्बन होते हैं, सिलिकॉन होते हैं, जर्मेनियम। लेकिन कार्बन को तो हम लोग नॉन मेटल में मान लेते हैं, तो उसको हटा लिए, तो क्या हो गया, सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 14 सिलिकॉन और जर्मेनियम व्हेन डोप्ड, यानी जब उनमें हम लोग मिक्सिंग करते हैं विथ अ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। कौन सा ग्रुप 15, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, ठीक है। विच कंटेन, कितने उनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। दे ऑक्यूपाई सम ऑफ द लैटिस साइट्स इन सिलिकॉन और जर्मेनियम क्रिस्टल्स। तो जैसा कि हम लोग यहां पर एक फिगर देख सकते हैं, ये यहां पर हम लोगों का ये यहां पर प्योर सेमीकंडक्टर है, जिसमें अगर आप देखेंगे तो हर एटम के अराउंड 2-2 इलेक्ट्रॉन यहां पर दिखाया जा रहा है। पर जैसे ही इस सिलिकॉन में अगर हम लोग यहाँ पे फास्फोरस डाल देंगे या आर्सेनिक डाल देंगे, जैसा कि अगर आप यहाँ पे देखिए तो आर्सेनिक के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, तो ये एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन से तो बॉन्ड बना लिया, लेकिन आर्सेनिक के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तो सिलिकॉन एटम को आपने किससे रिप्लेस किया, आर्सेनिक से। तो आर्सेनिक में जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही तो इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। यानी ऐसा नहीं है कि ये जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है इसमें प्रोटॉन्स की संख्या कम है और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा है। ये एन टाइप इसलिए है क्योंकि इसकी तुलना में इसमें इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, लेकिन इसमें अभी भी कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा, क्योंकि जितने प्रोटॉन्स इसमें होंगे उतने भी इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। इसलिए एन टाइप सेमीकंडक्टर भी इलेक्ट्रिकली क्या होते हैं, न्यूट्रल। बस उनमें जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं उनकी तुलना में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या यहां पर ज्यादा होता है, ठीक है। तो देखिए जैसे यहाँ पे 4 आउट ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ 4 कोवैलेंट बॉन्ड्स। तो आर्सेनिक क्या करेगा, अपने 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना लेगा विद द 4 नेबरिंग सिलिकॉन एटम्स, और जो 5th इलेक्ट्रॉन है, द 5th इलेक्ट्रॉन इज एक्स्ट्रा, वो एक्स्ट्रा बचा हुआ है एंड बिकम्स डिलोकलाइज्ड, और अब ये इस मटेरियल में घूमते रहेगा, ठीक है। दिस डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज, और अब चूंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा हो गया तो इलेक्ट्रॉन्स का ही तो फ्लो करंट होता है, एंड हेंस इंक्रीजेज द कंडक्टिविटी ऑफ डोप्ड सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम। तो अब इस मटेरियल का कंडक्टिविटी इस मटेरियल जो कि प्योर सिलिकॉन था उसकी तुलना में ज्यादा हो गया। यानी हम डोपिंग करने से क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। हियर द इंक्रीज इन कंडक्टिविटी इज ड्यू टू द नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो चूंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा हो गई, इसीलिए हम लोग कहेंगे हेंस सिलिकॉन डोप्ड विथ इलेक्ट्रॉन रिच impurity is called n type semiconductor, और इसलिए हम लोग इसको n type semiconductor कहते हैं। तो अगर ऐसे सेमीकंडक्टर को अगर आप बैटरी से जोड़ेंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये किधर, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे। तो ये यहां पर दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले समझना है, क्या n टाइप सेमीकंडक्टर में चार्ज आ जाएगा निगेटिवली, क्या नहीं। n टाइप सेमीकंडक्टर न्यूट्रल है, बस उसमें क्या है, प्योर सेमीकंडक्टर की तुलना में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा है, पर जितना इलेक्ट्रॉन्स है उतना ही प्रोटॉन्स भी है। पर चूंकि उनमें प्योर सेमीकंडक्टर की तुलना में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, इसीलिए हम लोग इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर्स बोल रहे हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग देखें पी टाइप सेमीकंडक्टर्स, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होगा, तो हम लोग सिलिकॉन या जर्मेनियम को डोप करेंगे एल्यूमिनियम या फिर गैलियम के साथ, जिसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 है। तो 3 जो इलेक्ट्रॉन है वो तो बॉन्डिंग में भाग लेगा, पर वो एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, और जहां एक इलेक्ट्रॉन का कमी हो जाएगा हम लोग कहेंगे कि वहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी ही एक पॉजिटिव चार्ज कहलाता है। तो हम लोग कहेंगे कि वहां एक होल क्रिएट हो गया, और उस पॉजिटिव होल का ही मूवमेंट हम लोग कहेंगे कि है ना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए। तो अब हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर देखते हैं। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम कैन ऑल्सो बी डोप्ड विथ अ ग्रुप 13 एलिमेंट्स लाइक बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम विच कंटेन ओनली 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या होगा, तो 3 जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो तो यहां पर ये हमारे पास ये प्योर सेमीकंडक्टर है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहां पर देखें प्योर ये सेमीकंडक्टर है, और यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था, इस जगह यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था, पर यहां पर इलेक्ट्रॉन कितना है, 1। तो यहां पर हमारा एक वैकेंसी क्रिएट हो गया, ठीक है। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम कैन ऑल्सो बी डोप्ड विद अ ग्रुप 13 एलिमेंट्स लाइक बोरॉन, एल्यूमिनियम एंड गैलियम विच कंटेन ओनली 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स।
द प्लेस वेयर द फोर्थ इलेक्ट्रॉन इज क्या मिसिंग इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन होल और इलेक्ट्रॉन वैकेंसी, ठीक है। और दिस होल कैन एक्ट एज चार्ज कैरियर, तो हम लोग कह सकते हैं कि यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया है क्योंकि यहां एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, पॉजिटिव चार्ज कैरियर इन द लैटिस। और ऐसे अगर हम लोग के जो है ना सेमीकंडक्टर होंगे उनको हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर कहेंगे। क्या पी टाइप सेमीकंडक्टर में है ना कोई पॉजिटिव चार्ज आ गया है? तो ऐसा नहीं है, ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, लेकिन इसमें है ना प्योर सेमीकंडक्टर की तुलना में इसमें अगर हम लोग देखें तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम हो गई है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर पी टाइप सेमीकंडक्टर कह रहे हैं। तो मेनली हम लोग कहते हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है इलेक्ट्रॉन्स के कारण, लेकिन पी टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है ना पॉजिटिव होल्स के कारण। और ये होल्स क्यों होता है? क्योंकि वहां इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, और जहां भी इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो हम लोग कहते हैं कि वहां पर एक पॉजिटिव चार्ज हमारा क्रिएट हो गया है, ठीक है। अब हम लोग सेमीकंडक्टर के कुछ यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा जो सबसे फर्स्ट यूजेस होगा वो होगा डायोड। तो डायोड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स एंड इट इज यूज्ड एज अ रेक्टिफायर। तो डायोड जो है वो एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है ना, जो करंट को एक ही डायरेक्शन में फ्लो होने देता है, और इसी चीज को हम लोग है ना रेक्टिफायर बोलते हैं। तो डायोड जो है वो एक रेक्टिफायर की तरह काम कर सकता है, और उसमें हम लोग एन टाइप और पी टाइप का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, यानी ये एक दो टर्मिनल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है। सेकंड जो है वो हमारा ट्रांजिस्टर हो जाता है, जो हमारा है ना एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जिसमें 3 टर्मिनल्स होते हैं, और ये 2 टाइप के होते हैं, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर या फिर पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो एनपी एंड एनपीएनपी टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर्स आर यूज्ड टू डिटेक्ट और एम्पलीफाई रेडियो और ऑडियो सिग्नल्स। तो ऐसे ट्रांजिस्टर्स का यूज हम लोग है ना एम्पलीफिकेशन में करते हैं, सिग्नल के स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, जैसे हम लोग माइक में यूज करते हैं, और या फिर हम लोग स्विच के तौर पर भी ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं। उसके बाद हम लोग ने देखा था सॉलिड स्टेट में कि हम लोग सिलिकॉन का यूज करते हैं, हम लोग सोलार सेल बनाने में भी यूज करते हैं, ठीक है। द सोलार सेल इज एन एफिशिएंट फोटो डायोड यूज्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ, क्या करता है ये, लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना, लाइट एनर्जी को वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और इसमें भी हम लोग सिलिकॉन का यूज कर रहे हैं जो कि एक सेमी कंडक्टर है। फिर अगर हम लोग देखेंगे कि जो सेमी कंडक्टर होते हैं उनका जो एवरेज वैलेंसी है वो 4 है, तो हम लोग क्या करते हैं कि अलग अलग मटेरियल्स को ऐड करके भी हम लोग सेमीकंडक्टर बनाते हैं। जैसे अगर हम लोग जिंक फैमिली देखें, है ना, ग्रुप 12, तो उसमें अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या उसमें 2 है जिंक में, ठीक है। और अगर हम लोग ग्रुप 16 देखें जो ऑक्सीजन फैमिली है, तो उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 है। तो अगर हम लोग ग्रुप 12 जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है और ग्रुप 16 जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, अगर इन दोनों को ऐड करके एवरेज लें तो 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और उसको डिवाइड करेंगे अगर 2 से तो 4 इलेक्ट्रॉन्स आएगा। यानी हम लोग ग्रुप 12 के एक एलिमेंट को ले लें और ग्रुप 16 के एक एलिमेंट को ले लें, और उनको अगर हम लोग कंबाइन करें तो ऐसे मटेरियल भी सेमीकंडक्टर के जैसा बिहेव कर सकते हैं। तो इनको हम लोग ग्रुप 12-16 कंपाउंड्स कहते हैं। और उसी तरह अगर हम लोग ग्रुप 13 ले जो एल्यूमिनियम फैमिली कहलाता है, तो उसमें 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, और अगर हम लोग ग्रुप 15 ले जो कि नाइट्रोजन फैमिली है, तो उसमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, फिर एवरेज लेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन्स आएगा। और ऐसे भी जो ऐसे एलिमेंट से जो कंपाउंड्स बनेंगे वो भी सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करेंगे, तो उनको हम लोग ग्रुप 13-15 कंपाउंड्स कहते हैं, ठीक है। और इसीलिए अगर हम लोग यहां पर देखें तो ए लार्ज वेराइटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 एंड 15, या फिर है ना ग्रुप 12 या फिर ग्रुप 16। जैसे अगर उसका कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखें तो टिपिकल कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 13-15 आर क्या है, तो इंडियम जो ग्रुप 13 का एलिमेंट है, और Sb जो कि ग्रुप 15 का एलिमेंट है। उसी तरह एल्यूमिनियम फॉस्फाइड, तो एल्यूमिनियम ग्रुप 13 का हो गया, फास्फोरस ग्रुप 15 का हो गया। या फिर गैलियम आर्सेनाइड, तो गैलियम ग्रुप 13 है और आर्सेनाइड ग्रुप 15 हो गया। उसी तरह अगर हम लोग ZnS देखें तो जिंक ग्रुप 12 हो गया और सल्फर ग्रुप 16 हो गया। CdS ये भी ग्रुप 12-16 के कंपाउंड्स हो गए, या फिर CdSe या फिर HgT, ये सब ग्रुप 12 और 16 के कंपाउंड्स हैं जो कि सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है। अगर अब हम लोग देखें तो कुछ ट्रांजिशन मेटल के जो ऑक्साइड्स हैं वो भी, उनका भी हम लोग यूज मेटल और सेमीकंडक्टर्स की तरह तौर पे हम लोग करते हैं। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर एग्जांपल देखें तो टाइटेनियम ऑक्साइड CrO2 या फिर है ना ReO3 बिहेव लाइक मेटल्स, यानी हम लोग कह सकते हैं कि इनमें भी वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में गैप बहुत ही
कम होता है और आसानी से हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को जंप कर सकते हैं, तो ये लोग मेटल्स की तरह बिहेव करते हैं। जबकि अगर हम कुछ और ऑक्साइड्स की बात करें जैसे कि VO, VO2 या VO3 या फिर TiO3, तो ये शो मेटालिक और इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज, तो इनका वेरिएशन होते रहता है ना, टेम्परेचर के आधार पर। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में कंडक्टर की तरह भी बिहेव कर सकते हैं और इंसुलेटर की तरह भी बिहेव कर सकते हैं। ये डिपेंड करेंगे कि हमारा टेम्परेचर कम है या टेम्परेचर ज्यादा है।